हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे थे मित्रों आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास में मित्रों पिछले वीडियो में मैंने आपको दूल्हे राय की जो कहानी है, दूल्हे राय या तेजकरण का जो इतिहास है मित्रों आपको बताया। आज हम पढ़ेंगे उनके पुत्र कोकिल देव के बारे में। मित्रों कोकिल देव की जो कहानी है वो बहुत कम समय में ही पूर्ण हो जाती है। इन्होंने काफ़ी लंबा शासन नहीं किया। कछवाहा वंश के जो दूल्हे राय के बाद जो शासक बने मित्रों कोकिल देव बने, और इन्होंने 1207 में इन्होंने भुट्टो मीणा नामक एक शासक था और उसको पराजित कर आमेर पर अधिकार कर लिया। भुट्टो मीणा ये शासक था किसका? आमेर का शासक। इसको कोकिल देव ने पराजित किया और मित्रों आमेर पर अधिकार कर आमेर को अपने राज्य की नई राजधानी बनाई। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मित्रों, आमेर को राजधानी किसने बनाया? कछवाहा वंश की राजधानी किसने बनाया आमेर को? तो कोकिल देव ने। कब बनाया मित्रों? 1207 में। अब जब तक जयपुर की स्थापना नहीं हुई मित्रों तब तक आमेर ही मित्रों कछवाहा वंश की राजधानी रहा। कोकिल देव ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शेखावटी तक कछवाहा वंश को फैलाया। शेखावटी तक कछवाहा वंश की सीमा जो थी शेखावटी तक फैल गई। इसके बाद मित्रों इन्होंने साम्राज्य विस्तार जो है वो करते हुए हम जानेंगे कि आगे इन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई। लेकिन इसी वंश में एक नरु नामक व्यक्ति हुआ। नरु, कोकिल देव के वंश में नरु नामक व्यक्ति हुआ और इस नरु नामक व्यक्ति से ही कछवाहों की एक शाखा निकलती है जिसका नाम है नरुका शाखा। मित्रों इसी कछवाहा वंश से नरुका के अलावा एक और व्यक्ति जिसका नाम था शेखा। इस शेखा से मित्रों शेखावतों की शाखा उत्पन्न होती है। शेखावतों की शाखा। और मित्रों ये जो दोनों शाखाएं थी ये पहले शुरू में कछवाहों के अधीन थी। क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति है कछवाहों से ही हुई तो कछवाहों के अधीन थी। लेकिन ये आगे चलकर शेखा जो था जिसका कछवाहा वंश से जिसकी उत्पत्ति हुई, शेखा ने मित्रों अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। कहा कि शेखावटी क्षेत्र वह जो जहाँ पर इसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की वह क्षेत्र जो था शेखावटी क्षेत्र कहलाया। मित्रों आज जो शेखावटी क्षेत्र जिसको हम झुंझुनू, चूरू और ये इधर का जो क्षेत्र है मित्रों इसको हम शेखावटी क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो शेखावटी क्षेत्र का जो एरिया है इसको शेखावटी इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर शेखा नामक शासक का जो शासन था। दूल्हे राय के वंशज मोकल जो थे उनके कोई पुत्र नहीं हुआ तो मित्रों इन्होंने शेख बुरहान नामक एक फकीर की सेवा की। शेख बुरहान कौन वंश से? दूल्हे राय के बालाजी मोकल, और इनकी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने एक शेख बुरहान नामक फकीर की सेवा की और इसकी सेवा के फलस्वरूप इनको आशीर्वाद स्वरूप राव शेखा की प्राप्ति हुई। ये किंवदंती भी मित्रों प्रचलित है, राव शेखा की प्राप्ति हुई। और मित्रों राव शेखा की जो छतरी है वो झुंझुनू जिले में यहाँ पर है। मित्रों ये जो इनके शासन का प्रमुख स्थल था जहाँ पर शेखा की शासन स्थापित था, शेखावटी जो क्षेत्र है मित्रों वहीं पर इनकी राव शेखा की छतरी बनी हुई है झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले का एक स्थान है मित्रों नवलगढ़। ये नवलगढ़ मित्रों झुंझुनू जिले की तहसील है और इस तहसील में राव शेखा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। गांव कौन से है मित्रों वो? तो गांव है परसरामपुर। इस गांव में झुंझुनू जिले में नवलगढ़ तहसील में राव शेखा की छतरी बनी हुई है और इसी क्षेत्र में इनका शासन था। मित्रों हम मित्रों जानते हैं कि कोकिल देव के बाद कौन शासक बनता है?
तो मित्रों कोकिल देव के बाद हमें शासन जो है वो कई राजाओं के नाम मिलते हैं शासन में। आमेर की जो ख्याति है मित्रों, ख्यात वही जो किसी राजा के बारे में हमें जानकारी देते हैं उस टाइम जो लिखी गई काफ़ी लंबी होती है ख्यातें, और इनमें राजाओं का जो वंशावलियाँ होती है, राजाओं के जो शासन का जो समय होता है उसकी बहुत सी बातों की हमें जानकारी मिलती है। तो आमेर की जो ख्यातें हैं उनके अनुसार जो कोकिल देव थे उनके बाद जो जिन राजाओं ने शासन किया उनके नाम इस प्रकार हैं। इसमें मित्रों पहला जो नाम आता है वो होता है मालसी का, उसके बाद जो नाम आता है झील देव का, और तीसरा जो नाम आता है रामदेव विलहन का। उसके बाद मित्रों और भी कई शासक हुए जिनमें कुंतल जड़सी ये इनके नाम थे, उदयकरण, नरसिंह और चंद्रसेन। तो मित्रों इतने शासक हो गए कोकिल देव के बाद, लेकिन उनमें से कोई भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर उनके बारे में नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मित्रों इसके बाद इन राजाओं के बाद जिस शासक के बारे में वो पढ़ेंगे रामदेव। आमेर के इतिहास में ये रामदेव है मित्रों, और इसको राजदेव भी कहा जाता है। मित्रों इसके बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। मित्रों ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने आमेर के किले में सबसे पहले कदमी महल, ये जो सबसे पुराना महल जो कहा जाता है आमेर के किले में सबसे पुराना जो महल मित्रों उसको कहते हैं कदमी महल। और इस कदमी महल का 1237 में ये रामदेव ने या राजदेव ने निर्माण करवाया। इनके बारे में यही महत्वपूर्ण फैक्ट मिलता है। मित्रों कदमी महल का निर्माण क्यों करवाया गया, क्या उद्देश्य था? तो एक छतरी बनी हुई कदमी महल में, और यहीं पर मित्रों आमेर के शासकों का राज तिलक किया जाता है। आमेर के शासकों का राज तिलक कहाँ किया जाता है मित्रों? कदमी महल। इसके बाद मित्रों हम जानते हैं पृथ्वीराज कुशवाहा के बारे में। आमेर के जो शासक पृथ्वीराज कुशवाहा, मित्रों ये पृथ्वीराज जो कुशवाहा थे ये राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद इनके बीच में रामदेव और राजदेव के बीच में रामदेव और पृथ्वीराज के बीच में एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है चंद्रसेन। मित्रों चंद्रसेन की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज कुशवाहा शासक बनते हैं, कुशवाहा वंश के सिंहासन पर बैठते हैं, और मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा होते हैं मित्रों अपने सैनिक अभियान के तहत आमेर के जो कुशवाहा वंश के राजा होते हैं इनको क्या करते हैं, पृथ्वीराज कुशवाहा को मेवाड़ का सामंत बना लेते हैं। मित्रों पृथ्वीराज कुशवाहा ने मेवाड़ के महाराणा सांगा के नेतृत्व में हुए खानवा के युद्ध में भी राणा सांगा की ओर से लड़ाई लड़ी, और वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इनके बारे में ये महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों। तो पृथ्वीराज कुशवाहा जो थे वो खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए महाराणा सांगा के साथ लड़ते हुए। मित्रों पृथ्वीराज कुशवाहा जो थे उनका एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वे विष्णु भक्त थे, और इसी के शासनकाल में कापालिक नाथ संप्रदाय के अनुयायी चतुरनाथ जो है, और चतुरनाथ को रामानुज संप्रदाय के जो अनुयायी थे कृष्णदास पैहारी, जिनके बारे में हम अक्सर राजस्थान के भक्ति संतों में राजस्थान के जो संप्रदाय है उनके बारे में इनका नाम आता है मित्रों कृष्णदास पैहारी।
ये क्या थे, राजस्थान का जो रामानंद संप्रदाय था, रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं इसको, इसमें मित्रों ये इसके अनुयायी थे। और कृष्णदास पैहारी ने चतुरनाथ चतुरनाथ जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, नाथ संप्रदाय के, तो इन कृष्णदास ने इन चतुरनाथ को शस्त्रार्थ में पराजित कर मित्रों, पहले क्या थी, जयपुर का जो गलता जी था वहां पर नाथ संप्रदाय की पीठ थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, पृथ्वीराज कछवाहा के शासनकाल में कृष्णदास पैहारी जो कि रामानुज संप्रदाय के संत थे, इन्होंने चतुरनाथ को, जो नाथ संप्रदाय के संत थे, इनको शास्त्रार्थ में हरा दिया। शास्त्रार्थ में हरा दिया तो मित्रों, जहां नाथ संप्रदाय की थी गलता जी में, वहां पर किसकी स्थापना हो गई, रामानुज संप्रदाय पीठ की स्थापना हो गई। रामानुज संप्रदाय की पीठ की स्थापना हो गई। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है राजस्थान के इतिहास का, और हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और इसको याद करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, पृथ्वीराज कछवाहा के 12 पुत्र थे। मित्रों, कितने पुत्र थे, 12 पुत्र थे। और इन पुत्रों में आमेर के जो शासक है, आमेर का जो राज्य है, उसको लेकर कोई विवाद ना हो, इसलिए पृथ्वीराज कछवाहा ने आमेर राज्य को 12 भागों में विभाजित कर दिया। 12 भागों में विभाजित कर दिया ताकि इनके जो 12 पुत्र हैं वो आपस में लड़े नहीं उत्तराधिकार को लेकर, और 12 भागों में विभाजित कर इन 12 पुत्रों में बांट दिया। मित्रों, इसी समय ये जो आमेर रियासत है, आमेर जो रियासत है वो 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 12 कोटड़ी। तो मित्रों, इन्होंने एक भी अपने पुत्रों में एकता बनाए रखने के लिए और उनमें झगड़े को ना हो, झगड़े को रोकने के लिए इन्होंने अपने जो साम्राज्य था आमेर का, उसको 12 भागों में बांटकर अपने पुत्रों में बांट दिया। मित्रों, पृथ्वीराज कछवाहा की चहेती जो रानी थी, इनकी रानी का नाम था बालाबाई। क्या नाम था, बालाबाई पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी थी। पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी थी। मित्रों, बालाबाई जो थी वो लूणकरण की पुत्री थी। बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। लूणकरण की पुत्री थी। मित्रों, विवाह से पूर्व ही सत्य हरिदास से इन्होंने दीक्षा ली थी। किसने दीक्षा ली थी, बालाबाई ने। ये इनकी भक्त थी कृष्णदास पैहारी की, जो रामानुज संप्रदाय के थे, और इन्होंने इनको अपना गुरु बनाया था, दीक्षा ली थी। इससे कृष्णदास पैहारी। मित्रों, दीक्षा लेने के बाद ये विष्णु की नरसिंह रूप की उपासिका बन गई। नरसिंह जो विष्णु का 10 अवतारों में एक अवतार है, नरसिंह रूप की उपासिका थी कौन, बालाबाई, जो पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी थी। मित्रों, इन्होंने ही आमेर के पुराने महल में स्थित बालाबाई का जो महल था, यानी कि उनका खुद का जो महल था बालाबाई का, उसको भजन की साल के रूप में परिवर्तित किया। भजन की साल बना दिया। क्या बना दिया, भजन की साल, भजन स्थल कह सकते हैं इसको। और ये स्थल किसको बना दिया इन्होंने, बालाबाई की साल को, बालाबाई की साल। मित्रों, ये साल जो है, इसका मतलब क्या था, राजस्थान का एक शब्द है साल, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है कमरा, या जिसको हम रूम कहते हैं, वो इसको साल कहते थे राजस्थानी भाषा में। और इस साल को इसने भजन स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया बालाबाई ने। मित्रों, बालाबाई के कहने पर ही पृथ्वीराज कछवाहा ने आमेर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर का निर्माण किया। मित्रों,
ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है आमेर का, वो किसने बनवाया? पृथ्वीराज कुशवाहा ने, और अपनी पत्नी बालाबाई के कहने पर। मित्रों, और बालाबाई का एक पुत्र था जिसका नाम था पूर्णमल। क्या नाम था? पूर्णमल। और इन्होंने, पृथ्वीराज कुशवाहा ने पूर्णमल को ही आमेर का उत्तराधिकारी घोषित कर आमेर का राजा बनाया। आमेर का राजा बनाया। किसको बनाया मित्रों? बालाबाई के पुत्र पूर्णमल को। मित्रों, पूर्णमल जब राजा बन गया तो पृथ्वीराज कुशवाहा का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था भीमदेव। ये भीमदेव क्या हुआ कि नाराज हो गया अपने पिता से, और ये क्या है कि पूर्णमल से युद्ध करता है। पूर्णमल जिनको पृथ्वीराज कुशवाहा ने आमेर का उत्तराधिकारी घोषित किया था, उनसे युद्ध करता है ये भीमदेव। तो मित्रों 1533 ईस्वी में, और इस युद्ध में भीमदेव जो है पूर्णमल को पराजित कर आमेर का शासक बन जाता है। शासक कौन बनता है? भीमदेव आमेर का शासक बनता है पूर्णमल को पराजित कर। मित्रों, इसके बाद हम भीमदेव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।